हेलो एवरीवन, मैं गायत्री शर्मा और ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में मैंने वैदिक काल के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे। आज हम आएंगे उत्तर वैदिक काल की ओर। तो आज हम डिस्कस करेंगे उत्तर वैदिक काल के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले लेक्चर में मैंने ऋग वैदिक काल के लगभग सभी टॉपिक्स कंप्लीट करवा दिए थे और आज हम डिस्कस करेंगे उसका दूसरा भाग, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का विस्तार है 1000 BC से 600 BC तक। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल का विस्तार है 1000 BC से 600 BC तक। तो इस समय में जो ऋग वैदिक काल में था, उस समय की सभ्यता से इस समय में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, ये लोग बहुत ज़्यादा उन्नति किए। तो अब आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इनका भौगोलिक विस्तार कितना उन्नत हुआ, राजनीतिक जीवन में क्या परिवर्तन हुए, आर्थिक जीवन कैसे इनका परिवर्तित हुआ और इनका सामाजिक जीवन में क्या परिवर्तन आए। तो देखते हैं। सबसे पहले हम आएंगे भौगोलिक विस्तार की ओर। तो जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो ऋग्वैदिक काल का जो समाज था उसका केंद्र था सरस्वती घाटी, मतलब सरस्वती नदी के आसपास ही वो लोग जो है अपना क्षेत्र बसाए थे सप्त सिंधु प्रदेश में। लेकिन क्या हुआ, जब उत्तर वैदिक काल आया, मतलब 1000 ईसा पूर्व के बाद क्या हुआ, वो लोग जो है पूर्व की ओर माइग्रेट करने लगे, पूर्व की ओर स्थानांतरित होने लगे। तो अब इनका जो क्षेत्र है, अब इनका मेन केंद्र क्या हुआ, गंगा यमुना का दोआब। तो गंगा यमुना की घाटी जो है ये इनका मुख्य सभ्यता का केंद्र बना। बाद के वेदों में, मतलब ऋग्वेद के बाद दूसरे वेदों में हमने नर्मदा, सदानीरा, चंबल, इन नदियों का भी उल्लेख देखा। ठीक है, उसके बाद इसमें विंध्य पर्वत और समुद्र का भी उल्लेख हुआ है। इसका मतलब ये लोग यहाँ तक भी फैल चुके थे। शतपथ ब्राह्मण में आर्यों के पूर्व गमन का उल्लेख है कि आर्य जो है पूर्व की तरफ बढ़े थे। इस तरह से क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में पहली बात तो लोहे का उपयोग होने लगा और घोड़ों का उपयोग हुआ। तो ये लोहे और घोड़े, ये दोनों ही चीज़ जो है क्या किए, ये इसके वजह से इनको नए क्षेत्र जीतने में बहुत आसानी हुई और इस तरह से नए क्षेत्रों को जीतकर इन्होंने बड़े बड़े जनपद स्थापित किए। ठीक है, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट थे वो है कुरु और पांचाल। उसके अलावा काशी, कौशल, विदेह और अवंती, अंग, ये सब भी थे, लेकिन कुरु और पांचाल उसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल थे। कुरु जो थे वो पुरु और भरत वंश के को मिलाकर बनाए गए थे। कुरु और भरत ट्राइब्स थी, उनको मिलाकर कुरु बनाए गए। पांचाल जो है वो तुर्वसा और कृविश, इन दोनों ट्राइब्स को मिलाकर पांचाल बने। इस तरह से पूरे भारत को इन लोगों ने 3 क्षेत्रों में बांटा। पहला है आर्यावर्त, आर्यावर्त मतलब उत्तरी भारत। दूसरा है मध्य देश, मतलब मध्य भारत, जहाँ पे विंध्य पर्वत की श्रेणियाँ आती हैं। तीसरा है दक्षिणापथ, मतलब दक्षिण भारत, विंध्य पर्वत के दक्षिण का भाग। जिस तरह से मैंने बताया कि लोहे की खोज हो चुकी थी, तो लोहे का उपयोग इन्होंने क्या किया, हथियारों को, औजारों को बनाने में किया। चूँकि लोहा हार्ड होता है, लोहा जो है बाकी तांबे और कांसे की अपेक्षा हार्ड होता है, जिसकी वजह से इससे जो औजार बनाए गए वो काफ़ी मजबूत होते थे। इससे उन्होंने क्या किया, जंगलों को साफ़ किया, खेती में उन्नति की और ये एक जगह स्थायी रूप से रहने लगे। घोड़ों ने भी आर्यों की बहुत मदद की, लेकिन घोड़े भारत में जेनेटिकली नहीं पाए जाते थे। ये लोग घोड़े मध्य एशिया से लेकर आए थे और यहाँ पे घोड़ों को ब्रीडिंग करने लगे और घोड़ों को और बढ़ाने लगे। लेकिन अभी भी भारत में उच्च श्रेणी के घोड़े नहीं पाए जाते हैं। जो उच्च श्रेणी के घोड़े हैं अभी भी मध्य एशिया में ही पाए जाते हैं। तो ये वहाँ से घोड़े लेकर आए और ये लोहे और ये घोड़े, इन दोनों ने ही इनको यहाँ पे साम्राज्य विस्तार में बहुत ज़्यादा सहायता की। लोहे जो लौह धातु है, लौह धातु का प्राचीनतम प्रमाण हमें अतरंजी खेड़ा में मिलता है। लौह धातु जो है खुदाई में जो सबसे प्राचीनतम हमें लोहे का धातु मिला है वो मिला है अतरंजी खेड़ा से। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस मैप में देख सकते हैं, ये यहाँ से पहले आए थे। पहले ये सिर्फ इस एरिया में बसे हुए थे, सप्त सिंधु के एरिया में, जो सिंधु रिवर के आसपास के उसकी ट्रिब्यूटरीज का एरिया है। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे ये शिफ्ट होते होते इस एरिया में पूरा बस गए और अब ये इनका मेन सेंटर नहीं रहा। अब इनका मेन सेंटर हो गया ये गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र। तो यहाँ पे देखिए कुरु, पांचाल, ये मुख्य ट्राइब्स यहाँ पे जो है बड़े बड़े जनपद उभरे जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल थे।
यहाँ पे इन्होंने समुद्र भी देख लिया, विंध्य पर्वत से भी ये परिचित हो गए। तो ये सारी चीज़ें, इस तरह से ये पूरे उत्तर भारत में इनका विस्तार हो गया। ठीक है, अब आते हैं इनके राजनीतिक जीवन में। तो जैसा कि मैंने बताया, लोहे का उपयोग हो चुका था, इसलिए बड़े बड़े राज्यों का उदय हुआ। ठीक है, छोटे छोटे क्षेत्रों को जीतकर इन्होंने एक साथ मिला दिया और उससे बड़े बड़े राज्यों का उदय हुआ, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट थे कुरु और पांचाल। इस तरह से जब राज्यों का उदय हुआ तो क्या हुआ, जो ऋग्वैदिक काल में क्या था कि मुख्य होता था सिर्फ पुरोहित। पुरोहित जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट रखता था, उसके बाद बाकी जो है कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी बाकी पदों की। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें और भी नए नए पद जोड़े गए, क्योंकि साम्राज्य बड़ा था। तो बड़े साम्राज्य को मैनेज करने के लिए जो है बहुत मात्रा में लोगों की ज़रूरत थी। तो इस तरह से कई तरह के पदों को, नए पद बनाए गए, उस पर लोगों को अपॉइंट किया गया और साम्राज्य इस तरह से उन लोगों का शासन चलता था। तो सबसे मुख्य जो उसमें था वो था पुरोहित। पुरोहित जो होता था वो मुख्य पुजारी होता था और राजा का सलाहकार होता था। ठीक है, तो हर एक राज्य में एक मुख्य पुरोहित होता ही था। उसके बाद आते हैं रत्नानी। रत्नानी कुछ लोगों का समूह होता था जो राजा को सलाह देता था। ठीक है, जैसे कि आप उसमें देखेंगे जो अकबर के नौरत्न थे या जो भी, उस तरह से रत्नानी हुआ करते थे उस समय। उसके बाद आता है सेनानी। सेनानी में आएंगे सेनापति। ठीक है, सेनानी में होगा सेनापति जो सेना को मैनेज करेगा। ग्रामीणी, ग्रामीणी में आएगा ग्राम का प्रमुख। हर एक ग्राम में एक ग्रामीणी अपॉइंट किया जाता था जो ग्राम के प्रशासन को देखता था। उसके बाद होगा संग्रहित्री। संग्रहित्री कौन था, राजकोष का प्रबंधक। राजकोष में जो भी धन जमा है उसको कैसे, धन कहाँ से आया, कितना किधर खर्च हो रहा है, तो उस सब का लेखा जोखा रखना इसका काम था। ठीक है, ये ट्रेजरर था। उसके बाद है भागदुहा। भागदुहा मतलब कर लेने वाला। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो ऋग्वैदिक काल था उसमें टैक्स का सिस्टम था ही नहीं, मतलब कर नहीं होता था। क्यों नहीं होता था, क्योंकि उस समय खेती नहीं होती थी। जब खेती नहीं होगा, सरप्लस प्रोड्यूस नहीं होगा, तो उस पर टैक्स किस चीज़ पे लगाया जाएगा, इसलिए टैक्स होता ही नहीं था। लेकिन फिर क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में कृषि जो है विकसित हुई और कृषि मुख्य व्यवसाय बन गई। जब कृषि मुख्य व्यवसाय बन गई तो प्रोड्यूस भी सरप्लस में होने लगा। सरप्लस में प्रोड्यूस होने के कारण टैक्स भी पड़ने लगा। तो इस तरह से एक टैक्स कलेक्टर को अपॉइंट किया गया जिसका नाम था भागदुहा, मतलब भाग लेने वाला। उसके बाद है गोटीकर्ता। गोटीकर्ता जो था वो वनों का प्रबंधक था। वनों का जो है प्रबंधन ये करता था। अस्थापति कौन था, उस समय क्या था कि जब क्षेत्र ज़्यादा बड़े हो जाते थे तो एक सेंटर से पूरे क्षेत्र का शासन नहीं चल पाता था। तो क्या करते थे, मेन सेंटर से जो बाहर के आउटस्कर्ट्स में जो एरिया है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए स्थापति को नियुक्त किया जाता था। ठीक है, तो ये इन लोगों का एक प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, मतलब एक तरह से जैसे सामंत प्रथा होती थी कुछ वैसा ही है। सतपति, सतपति बोला जाता था 100 गाँव के प्रमुख। तो 100 गाँव का एक क्षेत्र बना दिया जाता, उस क्षेत्र का जो प्रमुख होता था उसको बोलते थे सतपति। अधिकृता कौन होता था, अधिकृता होता था ग्राम का अधिकारी। जो ग्राम का अधिकारी है वो होता था अधिकृता। उसके बाद उग्र, उग्र होता था अपराधियों को पकड़ने वाला। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, ये ऋग्वैदिक काल में भी उग्र हुआ करते थे जो अपराधियों को पकड़ते थे, जैसे कि अभी पुलिस होती है। उसके बाद इनकी पॉलिटी में सभा और समिति जो ऋग्वैदिक काल में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, राजा को सलाह देती थी और राजा को एब्सोल्यूट पावर नहीं थी। सभा और समिति उसको कंट्रोल करती थी, राजा को हटाया भी जा सकता था। लेकिन इसमें क्या हुआ, सभा और समिति राज्य के विषयों पर नियंत्रण जरूर रखती थी, लेकिन पहले के समान इसके पास शक्ति नहीं रही। मतलब राजा की शक्तियाँ काफ़ी बढ़ चुकी थी और सभा और समिति की शक्तियाँ कम हो गई थी। राजा के पास कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी, मतलब स्थायी सेना नहीं होती थी। मतलब लोग सब और दूसरे कामों में व्यस्त रहते थे। जब युद्ध होता था तो वो लोग सेना में आ जाते थे। इस तरह से कोई स्थायी सेना नहीं थी कि उनको सैलरी देकर सेना में रखा जाए। लोहे के हथियारों का उपयोग होने लगा। तो लोहे के हथियार उपयोग हुए क्योंकि युद्ध ज़्यादा होते थे और ये लोहे के हथियार थे, इसलिए युद्धों में विजयी भी हुए लोग और ये नए नए राज्यों का उदय भी हुआ। तो लोहे के हथियारों का उपयोग व्यापक मात्रा में होने लगा। न्यायपालिका का अस्तित्व आ गया। हमने पढ़ा था ऋग्वैदिक काल में न्यायपालिका नहीं थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, न्यायपालिका का अस्तित्व आया।
चूँकि राजा एक बड़े क्षेत्र का शासन कर रहा है, तो उस बड़े क्षेत्र में जो विवाद होते हैं उनको हैंडल करने के लिए एक न्यायपालिका का होना जरूरी था और राजा ही न्याय करता था। इसके अलावा भ्रूण हत्या, हत्या, ब्राह्मण की हत्या, स्वर्ण की चोरी और सुरा का पान, ये सब अपराध माने जाते थे और इसके लिए दंड भी था। राजद्रोह के लिए मृत्यु दंड दिया जाता था। ठीक है, अब आते हैं इनके आर्थिक जीवन की ओर। आर्थिक जीवन में इनका मुख्य व्यवसाय बन गया था अब कृषि, जो कि पहले होता था पशुपालन या पशुचारण, अब हो गया कृषि। तो पहले गाय की जो इम्पोर्टेंस थी, वो गाय की इम्पोर्टेंस भी इन लोगों के समय मतलब उत्तर वैदिक काल में गाय की इम्पोर्टेंस कम होने लगी, क्योंकि कृषि या जमीन की इम्पोर्टेंस बढ़ने लगी। उस समय जौ के लिए यव और चावल के लिए व्रीहि शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, जौ के लिए यव और चावल के लिए व्रीहि। संपत्ति के रूप में पहले जहाँ गाय देखी जाती थी, जिसके पास जितनी ज़्यादा गाय वो उतना ज़्यादा धनी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अब गाय की जगह संपत्ति का मानक हो गया जमीन। जिसके पास जितनी ज़्यादा ज़मीन होती थी, जितनी ज़्यादा कृषि योग्य भूमि होती थी, वो उतना ही ज़्यादा जो है धनी माना जाता था। कृषि उत्पादों में भी बढ़ोतरी हुई। मतलब पहले क्या होता था, 2-3 टाइप के या 4-5 टाइप के ही उत्पाद जो है उगाए जाते थे, लेकिन क्या हुआ, अब तरह तरह के नए नए कृषि उत्पादों का जो है उपज होने लगी। लोहे के औजार और हल का भी उपयोग हुआ खेती में। तो खेती में जब लोहे के औजार और हल का उपयोग हुआ तो उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन आया और अधिक मात्रा में सरप्लस में खेती होने लगी, और वो भी कम टाइम में। हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। तो हल के लिए उत्तर वैदिक काल में शब्द इस्तेमाल होता था सिरा, और हल रेखा के लिए सीता। वस्तुओं का उत्पादन व्यापक रूप से बढ़ा। मतलब कि पॉटरी है, लकड़ी के काम है, पत्थर का काम है, या चमड़े के वस्तुएं हैं, तो इन सब चीज़ों का उत्पादन और ज़्यादा व्यापक रूप में होने लगा। व्यापारियों का संघ बना। हमने पढ़ा था ऋग्वैदिक काल में व्यापार उन्नत नहीं था, जो कि अंत में आते आते थोड़ा बहुत व्यापार होने लगा था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, व्यापार इतना ज़्यादा विकसित हो गया कि व्यापारियों का संघ बनता था। व्यापारी गिल्ड बनाकर रहते थे, अपना एक संघ बनाकर रहते थे। उत्तर वैदिक काल में जो पॉटरी हुई थी, मतलब जो मृद भांड बनाए जाते थे, वो पेंटेड ग्रे पॉटरी थी। मतलब कि ग्रे पॉटरी जो है वो ग्रे कलर की रहती थी, उस पर पेंट किया जाता था। तो ये 1100 BC से लेकर 600 BC तक इसका काल है, मतलब कि उत्तर वैदिक काल का समय। जो कि हमने ऋग्वैदिक काल में क्या पढ़ा था, ऑश्रे कलर्ड पॉटरी, और इसमें क्या है, पेंटेड ग्रे पॉटरी। अब आते हैं इनके सामाजिक जीवन में। इनका सामाजिक जीवन जो है बहुत ही ज़्यादा बदल चुका था ऋग्वैदिक काल के समय से। क्या हुआ था, वर्ण के स्थान पे जाति का उदय होने लगा था। पहले क्या था, सिर्फ वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था मतलब कि कार्य के हिसाब से जो है इन लोग को 4 वर्णों में बांट दिया गया था, लेकिन अब क्या हुआ था, वर्ण के स्थान पर जाति का उदय हो गया था। अब जो जाति का अर्थ ये है कि जो जिस वर्ण का है वो उसी वर्ण में रहेगा, या जो है अपने काम को बदल के दूसरे वर्ण में नहीं जा सकते थे, इस तरह का कुछ होने लगा था। तो इसको धीरे धीरे जाति सिस्टम आने लगा। यज्ञों का महत्व जैसे जैसे बढ़ा उत्तर वैदिक काल में, उसी तरह से ब्राह्मणों का भी महत्व बढ़ा। पूजा पाठ का महत्व बढ़ा तो ब्राह्मणों का भी महत्व बढ़ गया, क्योंकि वही लोग पूजा पाठ कराते थे, तो जो नियम वो निर्धारित करते थे उसी नियम से पूजा होती थी। इस तरह से ब्राह्मणों का भी महत्व काफ़ी बढ़ गया। 800 BC से लेकर 600 BC के काल को ब्राह्मण युग कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय समाज में बाकी वर्णों की अपेक्षा ब्राह्मणों की जो है एकाधिकार हो गया था, ब्राह्मणों की ही चलती थी। क्षत्रिय क्षेत्रों को जीतकर उसके शासक बने। ब्राह्मण क्या हुए, ब्राह्मण महत्वपूर्ण हो गए, और क्षत्रिय क्या किया, क्षत्रिय ने और क्षेत्रों को जीता और उनके शासक बने। मतलब बड़े बड़े राज्यों का उदय हो गया और उसके जो शासक हुए वो क्षत्रिय कहलाए। उसके बाद ब्राह्मण और क्षत्रिय को छोड़कर जो भी आर्य बचे वो सारे आर्य वैश्य हो गए। वे सारे आर्य क्या हो गए, वैश्य हो गए। मतलब उसमें कृषक आते थे, व्यापारी आते थे, जो भी है वो सब वैश्य कहलाए। और उनको छोड़कर जो अन्य आर्य थे, मतलब जो आर्य नहीं थे, जो वहाँ के नेटिव्स थे, वो शूद्र कहलाए। ठीक है, उनको वैसे भी वो दास या दस्यु कहा करते थे, अब उनको शूद्र की श्रेणी में डाल दिया गया। इस प्रकार से वर्ण विभाजन शुरू में उतना कठोर नहीं था, लेकिन बाद में बहुत ही कठोर हो गया। शुरू में रिजिड नहीं था इसलिए क्योंकि काम के अनुसार लोग अपना वर्ण बदल सकते थे, लेकिन फिर बाद में ये रिजिड हो गया। जो सूद का बेटा है वो सूद ही रहेगा, वो अपना काम जो है उसको नहीं, वो नहीं बदल सकता। उसको जो जिस वर्ण में रहना है वो उसी वर्ण में ही रहेगा। फिर वर्ण व्यवस्था में जो है ये जटिलता आ गई। गोत्र का अस्तित्व भी उत्तर वैदिक काल में ही आया।
इसके पहले गोत्र नहीं हुआ करते थे। गोत्र का अस्तित्व उत्तर वैदिक काल में आया। 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये चारों आश्रमों का उल्लेख है जबाल उपनिषद में। तो ये 4 आश्रम क्या थे? आर्यों ने मनुष्यों का जीवन 100 साल का माना था। ठीक है, आर्यों ने अपना जीवन 100 साल का माना और उन 100 साल को उन्होंने 4 भागों में बांट दिया था। पहला है जो 25 साल है वो है ब्रह्मचर्य, मतलब जिसमें शिक्षा ग्रहण की जाती थी, विद्या ग्रहण करके जो है शिक्षित हुआ जाता था। दूसरा है गृहस्थ, गृहस्थ मतलब उसमें विवाह करके और अपने परिवार की देखभाल की जाती थी। तीसरा है वानप्रस्थ, उसमें परिवार से खुद को अलग करके और वहाँ पूजा पाठ, ध्यान, साधना, इन सब चीज़ों में जोर दिया जाता था। और चौथा है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम के अंतर्गत क्या करते थे? घर छोड़कर वनों में चले जाते थे और वहीं पे अपना शेष जीवन बिताते थे, मृत्यु पर्यंत तक। तो ये 4 आश्रमों का सिस्टम क्यों लाया गया? तो इन 4 आश्रमों का उद्देश्य था 4 पुरुषार्थों को प्राप्त करना। ये 4 पुरुषार्थ थे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सबसे अंतिम है मोक्ष, मतलब कि इन 4 पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए ही ये 4 आश्रम बनाए गए थे। समाज में स्त्रियों की स्थिति जो है कम हो गई थी, मतलब ह्रास हो गया था, उनकी स्थिति थोड़ी दयनीय हो गई थी। ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि पुत्री जो है वो कष्ट का कारण है और पुत्र जो है वो परिवार का रक्षक है। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण में ऐसा कहा गया है। मैत्रेयनी संहिता में कहा गया स्त्री जो है जुआ और शराब के साथ तीसरी बुराई है। एक विवाह को आदर्श माना जाता था किंतु बहुविवाह का अधिक प्रचलन हो गया। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में एक विवाह का ही प्रचलन था, बहुविवाह बहुत ही कम होते थे। और उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? एक विवाह को आदर्श माना जाता था किंतु बहुविवाह का अधिक प्रचलन हुआ, मतलब एक से ज़्यादा विवाह कर सकते थे। महिलाओं को राजनीतिक सभाओं में भाग लेना वर्जित था। महिलाएं राजनीतिक सभा में भाग नहीं ले सकती थीं, जो कि ऋग्वैदिक काल में था। सभा और समिति में महिलाएं भाग लेती थीं, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? महिलाओं को राजनीतिक सभाओं में भाग लेने से वर्जित कर दिया गया। बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, तो बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। एक एज फिक्स्ड थी, उस एज के बाद ही विवाह हो सकता था, ऐसा वेदों में लिखा हुआ है। तो बाल विवाह का प्रचलन भी वैदिक काल में बिल्कुल नहीं था। यज्ञवल्क्य के उपनिषद में यज्ञवल्क्य और गार्गी संहिता, गार्गी के साथ संवाद हुआ है। यज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद, उसमें बोला गया है कि स्त्रियों को उच्च शिक्षा प्राप्त है। ये दिया हुआ है बृहदारण्यक उपनिषद में। तो बृहदारण्यक उपनिषद में यज्ञवल्क्य और गार्गी के संवाद से हमें पता चलता है कि स्त्रियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। और उस समय की जो विदुषी स्त्रियां हैं उसमें गार्गी और मैत्रेयी जो है इम्पॉर्टेंट है। उपनयन संस्कार और गायत्री मंत्र पढ़ना, ये दोनों ही शूद्रों के लिए वर्जित था। शूद्र ना ही गायत्री मंत्र पढ़ सकते थे, ना ही उपनयन संस्कार करवा सकते थे। ये उपनयन संस्कार क्या होता था? उपनयन संस्कार का अर्थ है कि बच्चे को एक फिक्स्ड एज के बाद उसको एक पूजा पाठ करके मंत्रों के द्वारा उसे एक धागा पहनाया जाता था और उसके बाद वो अपनी विद्या आरंभ कर सकता था, मतलब अपनी शिक्षा को शुरू कर सकता था। इसे ही उपनयन संस्कार कहते हैं, जैसे कि अभी जनेऊ संस्कार होता है उसी तरह से। तो शूद्रों के लिए उपनयन संस्कार और गायत्री मंत्र पढ़ना दोनों ही वर्जित था। बाकी 3 वर्णों में उपनयन संस्कार होता था। उपनयन के बाद व्यक्ति को द्विज कहा जाता था। द्विज का क्या अर्थ है? द्विज का मतलब है दूसरी बार जन्म, मतलब कि एक बार जो जन्म होता है वो, और उपनयन संस्कार के बाद ऐसा माना जाता था कि बालक का दूसरी बार जन्म हुआ है और अब वो विद्या ग्रहण करने के लिए जा रहा है। तो जो दूसरी बार जन्म का कंसेप्ट है ये द्विज में आया। व्यक्ति के जीवन में कुल 16 संस्कार थे। कितने संस्कार थे? 16, ऐसा वेदों में माना जाता है। अब आते हैं विवाह पर। तो उस समय इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है जो याद करने लायक हो, बट कुछ चीज़ें हम लोग इंपॉर्टेंट है जो हम लोग जान सकते हैं। तो उसमें क्या था? उच्च वर्ण का निम्न वर्ण में विवाह हो सकता था, सिर्फ शूद्रों को छोड़कर। बाकी 3 वर्णों में मैरिज होती थी। ठीक है, बाकी 3 वर्णों में उच्च वर्ण निम्न वर्ण में विवाह हो जाता था, लेकिन शूद्रों से विवाह नहीं होता था। अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह करे, और प्रतिलोम विवाह का अर्थ है निम्न वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की स्त्री से विवाह करे। ठीक है,
इसके अलावा और भी है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग इसको देख लीजिए, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्रह्म विवाह मतलब दहेज के साथ विवाह, दैव विवाह मतलब ब्राह्मण को दक्षिणा में कन्या देकर विवाह, अर्श विवाह कन्या का मूल्य लेकर विवाह, प्रजापति विवाह बिना कन्या का मूल्य लिए विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। तो ये सब आप देख सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अब आते हैं आज के क्विज की ओर। तो हमारे क्विज का पहला प्रश्न है ब्राह्मण युग। ब्राह्मण युग कितने समय से कितने समय को हम ब्राह्मण युग कहते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है उत्तर वैदिक सभ्यता का केंद्र कहाँ था। हमारा तीसरा प्रश्न है लौह के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण हमें कहाँ से मिले हैं। चौथा प्रश्न गोत्र व्यवस्था का प्रचलन किस काल में हुआ था। हमारा पांचवा प्रश्न है अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह का क्या अर्थ है। छठा प्रश्न प्रतिलोम विवाह का क्या अर्थ है। हमारा अगला प्रश्न है व्रीहि। व्रीहि शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था। हमारा अगला प्रश्न है किस ग्रंथ में चतुराश्रम का उल्लेख है, मतलब 4 जो आश्रम हैं उनका उल्लेख किस ग्रंथ में है। संग्रहित्री किसे कहा जाता था और हल को किस नाम से जानते थे और हल रेखा को किस नाम से जानते थे। ठीक है, तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, आप लोग इसके आंसर्स कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए। अब देख लेते हैं पिछले दिन का क्विज। पिछले दिन के क्विज में मैंने क्या प्रश्न दिए थे और उसकी उत्तर क्या होंगे। तो पिछले दिन के क्विज में मेरा जो पहला प्रश्न था वो था ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। हमारा दूसरा प्रश्न था ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था। हमारा तीसरा प्रश्न वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण क्या था, मतलब किसकी उपासना थी। चौथा प्रश्न ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है। पांचवा प्रश्न गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। हमारा छठवां प्रश्न ऋग्वैदिक काल में मिट्टी के बर्तन किस शैली के थे। हमारा अगला प्रश्न ऋग्वेद में इंद्र को कितनी ऋचाएं समर्पित हैं। हमारा अगला प्रश्न मनुष्यों और देवताओं के बीच मध्यस्थ का काम कौन करता था। हमारा अगला प्रश्न बलि का क्या अर्थ था। तो इसके उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न था ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो होगा पशुपालन। हमारा अगला प्रश्न था ऋग्वैदिक में संपत्ति का मुख्य रूप गौ या गाय मानी जाती थी। वैदिक धर्म में मुख्य लक्षण क्या है, प्राकृतिक शक्तियों की उपासना करना, प्रकृति की शक्तियों की उपासना करना। ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है वो सोम को समर्पित है। गायत्री मंत्र सावित्री या सूर्य देवता के लिए समर्पित है। ऋग्वैदिक काल में मिट्टी के बर्तन जो है वो औचरे कलर्ड पॉटरी शैली के थे। ठीक है, ऋग्वेद में इंद्र को के लिए 250 ऋचाएं समर्पित हैं। मनुष्यों के और देवताओं के बीच मध्यस्थ का काम अग्नि करते थे, इसीलिए हवन में अग्नि को ही सब कुछ आहुति दी जाती थी। बलि मतलब स्वेच्छा से गाय या कन्या का दान कर देना, स्पेशली ब्राह्मण को, तो इसे ही हम बलि कहते थे। तो ये रहा आज का लेक्चर। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। इस लेक्चर की PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से इसके PDF को देख सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू एंड जय हिंद।